हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो पहले देखते हैं द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट देखने में कैसा है? बार मैग्नेट देखने में ऐसा होते हैं, दो पोल्स मैग्नेट में होते हैं, एक है नॉर्थ पोल, दूसरा है साउथ पोल। इस मैग्नेट को अगर हम स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेंगे तब भी सभी पार्ट में दो पोल होगा ही। एक पुल, ओनली वन पुल मैग्नेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मैग्नेट में ऑलवेज दो पुल एग्जिस्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेट की सराउंडिंग में एक इफेक्ट होते हैं, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। उस फील्ड को स्टडी करने के लिए मैग्नेट की सराउंडिंग में किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, किस पॉइंट पर कम है, इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, उसको जानने के लिए हमें कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करना होगा। उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से स्टडी करने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ज़रूरत है। कुछ प्रॉपर्टीज़ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज था, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसको देखिए। नंबर 1, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट फॉर्म कॉन्टिन्यूअस लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाते हैं, और मैग्नेट की इनसाइड में क्या होते हैं? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ वो आते हैं। मैग्नेट की आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ। फिर से मैं एक बार मैग्नेट ड्रॉ करता हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर आएगी, नॉर्थ पोल से बाहर आएगी, साउथ पोल की तरफ जाएगी और साउथ पोल में एंटर करेगी। आउटसाइड में ये होता है नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो ये क्या बना? क्लोज लूप, कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप। इसको हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड लूप। तो ये कॉन्टिन्यूअस है। देखिए, बीच में कोई गैप नहीं है, बीच में कोई गैप नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, क्लोज है, एक लूप है। कॉन्टिन्यूअस लूप भी बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस लूप है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पहला प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कॉन्टिन्यूअस लूप, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाते हैं, और इनसाइड में क्या होते हैं? साउथ टू नॉर्थ, उसका डायरेक्शन। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, अपने अपने रास्ते में वो चलते हैं। सभी लाइंस के लिए एक अपना रास्ता है, दूसरों के रास्ता पर वो नहीं जाते हैं। ये एक फील्ड लाइंस था, और एक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं। तो दोनों फील्ड लाइंस ने इंटरसेक्ट नहीं किया। ऐसे ही जितना फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, कोई भी दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा?
दो फील्ड लाइंस मैं ड्रॉ करूँगा और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट पर दो फील्ड लाइंस ने इंटरसेक्ट किया, इसको मैंने पी पॉइंट कंसिडर किया। तो पी पॉइंट पर दो फील्ड लाइंस ने इंटरसेक्ट किया, तो क्या होगा, इस फील्ड लाइन की डायरेक्शन को देखिए, ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। नेक्स्ट जो फील्ड लाइन है ये है, इसका डायरेक्शन देखिए कैसे जा रहा है। तो P पॉइंट पर उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ। दो डायरेक्शन, पॉइंट कितना है, एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन हमें मिला। ये किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताते हैं हमें। तो हमें अब क्या पता चला, P पॉइंट में, एट पॉइंट P हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चला, लेकिन डायरेक्शन हमें कितना मिला, दो मिला। ये जो पहला था, ये जो सेकेंड, इसको मैंने पहला माना, इसको सेकेंड माना। फर्स्ट जो फील्ड लाइन्स है उसके लिए डायरेक्शन ये, सेकेंड जो फील्ड लाइन्स है उसके लिए ये डायरेक्शन मिला एट कॉमन पॉइंट P। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, एक पार्टिकुलर पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ये बात याद रखिए, एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होगा, यूनिक होगा, दो तीन डायरेक्शन नहीं हो सकता। एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में होगा, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ तो दो डायरेक्शन मिला है, पॉइंट एक है लेकिन डायरेक्शन दो है, इसीलिए दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दो फील्ड लाइंस क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते हैं? Why two field lines do not intersect? तो इसका आंसर, इसका रीजन हमें ये बताना होगा। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिलेगा, which is impossible. Reason, if they did, the direction of magnetic field would not be unique at the point of intersection. यूनिक का मतलब है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो इसीलिए दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये है सोलेनॉइड। कैसा सोलेनॉइड? करंट कैरिंग सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड में आई करंट फ्लो हुआ है। अब इस सोलेनॉइड की इनसाइड और आउटसाइड दोनों में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। जब कोई वायर के थ्रू करंट पास होता है, उसका सराउंडिंग में हमें क्या मिलता है? मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये जो सोलेनॉइड है इसमें भी करंट फ्लो हुआ है, तो उसकी इनसाइड और आउटसाइड दोनों में हमें मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या किया, इस सोलेनॉइड की आउटसाइड में, ये जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है इसकी आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड निकाला। उसका जो एक्सप्रेशन हमें मिला, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो हमें मिला, वो तो सिमिलर है। किससे सिमिलर है? मैग्नेट की आउटसाइड में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसका जो एक्सप्रेशन आएगा, दोनों मैच किया है, दोनों सेम, दोनों सिमिलर है। मतलब करंट कैरिंग सोलेनॉइड की आउटसाइड में
जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा जब हम एक बार मैग्नेट की आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। समझ में आई ना बात? करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है आउटसाइड में, और मैग्नेट एक बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में प्रोड्यूस करता है, दोनों का एक्सप्रेशन सेम है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम है। इसीलिए करंट कैरिंग सोलेनॉइड को हम एक मैग्नेट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जब सोलेनॉइड की थ्रू करंट पास होगा तो एक साइड पर एन पुल, दूसरी साइड पर एस पुल, मतलब ये टोटली क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट की तरह, मैग्नेट की तरह ये बिहेव करेगा, ये मैग्नेट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। इसलिए मैंने दिखाया है इस डायग्राम पर, ये है करंट कैरिंग सोलेनॉइड और ये है बार मैग्नेट, दोनों इक्विवेलेंट है। लेकिन हमें तो मैग्नेटिक फील्ड पहले निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे उसको देखिए। ये जो सोलेनॉइड है करंट कैरिंग सोलेनॉइड, उसको हम कुछ अलग डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है उसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखने में ये सिलेंडर जैसा है, लेकिन ये क्या है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। इस फिगर को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जो आइडियल सोलेनॉइड है उसमें ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है बहुत ज़्यादा होते हैं, और सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो भी ज़्यादा होते हैं। अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स, उसका डेंसिटी और सोलेनॉइड का लेंथ दोनों अगर ज़्यादा होगा तो इसको देखने में सिलेंडर जैसा लगेगा। इसीलिए हमने इसको आइडियल मानकर, इसको आइडियल सोलेनॉइड मानकर इसको ड्रॉ किया। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये है। डायग्राम को देखिए अच्छे से। टोटल लेंथ ट्वाइस एल, सिमिट्री हमने यूज़ किया। ओ से इस तरफ, इन की तरफ लेंथ कितना है, एल। ओ से सेंटर से दूसरी इन की तरफ लेंथ कितना है, एल। ये रेडियस है ए। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर हमने एक एलिमेंट ड्रॉ किया, उसका थिकनेस डी एक्स है। तो ये क्या है, करंट कैरिंग एलिमेंट। ये है करंट कैरिंग एलिमेंट, उसका थिकनेस है डी एक्स। ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसका थिकनेस डी एक्स है, इस एलिमेंट के लिए पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसा होगा, पहले हम वो निकालते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगा एट पॉइंट पी। मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हम बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करेंगे। बायो-सेवर्ट की जो फॉर्मूला उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले इस एलिमेंट को फिर से स्टडी कीजिए। ये जो एलिमेंट है कैसा है, रिंग टाइप है। ये जो एलिमेंट है, करंट कैरिंग जो एलिमेंट हमने चूज किया है, कंसीडर किया है, वो कैसा है, रिंग टाइप। एक करंट कैरिंग लूप है, आई करंट फ्लो हुआ है। इस लूप का रेडियस, ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, इसका रेडियस मैंने माना स्मॉल ए, रेडियस स्मॉल ए। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये जो पी पॉइंट है ओ से एक्स डिस्टेंस दूर में है, एक्स। सो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। मैग्नेटिक फील्ड हमें मिला था बी इक्वल म्यू नॉट बाय 2 आई ए स्क्वायर बाय
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर होल टू दी पावर 3/2। ये हो गया करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए सेंटर से x डिस्टेंस दूर में जो P पॉइंट है उस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इस रिंग के लिए। थिकनेस कितना है dx, यहाँ एक लूप था, नंबर्स ऑफ टर्न कितना था, एक टर्न था, लेकिन यहाँ थिकनेस कितना है dx, इस रिंग का थिकनेस dx है। तो dx थिकनेस पर एक टर्न नहीं है, यहाँ बहुत सारी ऐसे टर्न है, ऐसे बहुत सारी ऐसे टर्न है। तो टोटल टर्न्स कितना है पहले वो निकालना होगा हमें। सपोज मैंने मान लिया पर यूनिट लेंथ पर n टर्न्स है, तो dx लेंथ पर कितना टर्न होगा। dx क्या है, थिकनेस है, थिकनेस क्या है, एक लेंथ ही तो है। dx लेंथ पर, dx थिकनेस पर कितना टर्न्स होगा, n इंटू dx, मतलब n dx। पर यूनिट लेंथ पर n टर्न्स है, dx लेंथ पर n इंटू dx टर्न होगा। अब b निकालते हैं, म्यू नॉट बाई 2, I करंट फ्लो हुआ है, I रेडियस यहाँ मैंने a लिया था, इस डायग्राम में भी देखिए रेडियस कितना लिया है, a रेडियस है a, रेडियस को स्क्वायर करना होगा IA स्क्वायर बाय, तो नीचे हम क्या करेंगे a स्क्वायर मतलब रेडियस को स्क्वायर करना होगा, रेडियस कितना है a है, a को स्क्वायर कर दिया, a को स्क्वायर किया प्लस x प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा था, x क्या था, O से P का डिस्टेंस, मतलब जो सर्कुलर कॉइल के लिए हमने निकाला है, जिस सर्कुलर करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए हमें निकाला है, उस एलिमेंट का जो सेंटर है, उस सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस। हम डायग्राम को फिर से देखते हैं, किसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, किसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इस रिंग के लिए P पॉइंट पर, इस रिंग के लिए P पॉइंट पर हम निकालेंगे, जिसके लिए निकालेंगे उसका सेंटर, ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग एलिमेंट है उसका सेंटर यहाँ ही होगा। तो उस सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से सर्कुलर एलिमेंट से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा। देखिए सेंटर से P का डिस्टेंस कितना है, R है, और सेंटर से करंट एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है, x है। जब हम r माइनस एक्स करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, r माइनस एक्स करेंगे तब हमें मिलेगा करंट कैरिंग एलिमेंट से P पॉइंट का डिस्टेंस मिलेगा, r माइनस एक्स। ये डिस्टेंस कितना होगा, r माइनस एक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे r माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। ये हो गया एक्सप्रेशन। तो ये क्या है, एक लूप के लिए ये होगा, लेकिन यहाँ तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, ndx है, ndx के लिए कितना होगा। ये जो एक्सप्रेशन था एक करंट कैरिंग लूप के लिए, लेकिन यहाँ करंट कैरिंग लूप कितना है, ndx है। तो हम क्या करेंगे, ndx मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा, ये जो रिंग है
करंट कैरिंग रिंग के लिए पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स होल स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कैसे लिखेंगे, डी बी। यहाँ डी एक्स है ना, तो डी बी ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, डी एक्स के लिए हमने निकाला है, इसलिए हम डी बी लिखेंगे। तो ये हो गया करंट कैरिंग एलिमेंट जिसका थिकनेस डी एक्स है, उसके लिए, उस रिंग के लिए, इस रिंग के लिए पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में तो ऐसा रिंग बहुत सारा होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डी बी है, डी बी को हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने से हमें क्या मिलेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। किसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सोलेनॉइड है, ये जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, उसके लिए पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। सेंटर से ओ से आर डिस्टेंस पर जो पी पॉइंट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें मिलेगा। डी बी को इंटीग्रेशन करने के बाद एक कंडीशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा, वो होगा आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, इस कंडीशन को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में ट्वाइस पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तब हम ऐसे लिख सकते हैं, बी एट द पॉइंट पी इज बी इक्वल म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू एन इंटू ट्वाइस एल आई पाई ए स्क्वायर बाय आर क्यूब। ये जो टर्म है एन ट्वाइस एल आई पाई ए स्क्वायर, इसको रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं एम। एम मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा बी इक्वल म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू ट्वाइस एम बाय आर क्यूब। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए एट पॉइंट पी। जो पॉइंट है वो सेंटर से आर डिस्टेंस दूर में है। ये जो एक्सप्रेशन है ना, अगर आप एक मैग्नेट के लिए, एक बार मैग्नेट के लिए पोल से आर डिस्टेंस दूर में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तब भी एक्सप्रेशन यही मिलेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस एम बाय आर क्यूब। एम को हम पोल स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ। A bar magnet and a current carrying solenoid produce similar magnetic fields. Bar magnet और current carrying solenoid दोनों similar magnetic field produce करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं बार मैग्नेट current carrying solenoid का इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट, द डायपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द डायपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया है, पैरेलल लाइन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एक मैग्नेटिक नीडल रखा है, उसको हम डायपोल कह सकते हैं। ये एक मैग्नेटिक नीडल है और इसको हम डायपोल कह सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिक नीडल में दो पोल्स है, N मीन्स नॉर्थ पोल, S मीन्स साउथ पोल। जब ये मैग्नेटिक नीडल हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब दोनों पोल के ऊपर फोर्स लगेगा। नॉर्थ पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। दोनों पोल में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। उसकी वजह से ये जो डायपोल है ये रोटेट करेगा। तो अब हम डायपोल के ऊपर कितना टॉर्क लगा है वो हम निकाल सकते हैं।
डायपोल के ऊपर कितना टॉर्क लगेगा? टॉर्क टाउ इक्वल m क्रॉस b। जो मैग्नेटिक टॉर्क है वो है टाउ इक्वल m क्रॉस b। क्रॉस रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा mb साइन थीटा। ये है टॉर्क, जो टॉर्क इसको रोटेट करेगा। जो टॉर्क इसको वापस पहला पोजीशन में ले आएगा उसको हम कहेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क टाउ इक्वल माइनस एम बी साइन थीटा। एम बी साइन थीटा वो टॉर्क है जो उसको रोटेट करेगा, माइनस एम बी साइन थीटा जो इस टॉर्क को अपोज करेगा, वो है माइनस एम बी साइन थीटा। इसको हम रीस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। निगेटिव साइन का मतलब है ये जो टॉर्क है, ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, इस टॉर्क को अपोज करेगा। इक्विलिब्रियम में क्या होगा वो देखिए। इन इक्विलिब्रियम जब कोई मास बॉडी रोटेट करता है, जब कोई मास बॉडी रोटेट करेगा तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा उसका फॉर्मूला क्या है? टॉर्क टाउ इक्वल आई इंटू अल्फा। टॉर्क टाउ इक्वल आई इंटू अल्फा। आई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास बॉडी है, मास है, तो इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलेगा। अल्फा मीन्स एंगुलर एक्सीलरेशन। तो इक्विलिब्रियम में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लेंगे और ये जो इक्वेशन है, जो जनरल इक्वेशन है रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए, इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल लिखेंगे। आई अल्फा इक्वल माइनस एम बी साइन थीटा। थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एम बी थीटा। अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम होते हैं तो साइन थीटा बिकम्स थीटा। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, इसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, प्लस एम बी थीटा। ये जो आई है, आई से इसको पहले डिवाइड करेंगे, इसलिए आई नीचे में आ जाएगा, इक्वल 0। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर थीटा प्लस एम बी बाई आई थीटा। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एसएसएम सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो इक्वेशन है किसका इक्विवेलेंट है? एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन है उसका इक्विवेलेंट है। दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या था? डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ हम y लिख सकते हैं, y इक्वल 0। तो यहाँ वेरिएबल y था, यहाँ वेरिएबल थीटा है।
दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन बी, दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ओमेगा स्क्वायर, ये जो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर के साथ इस इक्वेशन का कौन सी पार्ट सिमिलर होगा, ये पार्ट। तो हम क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल एम बी बाय आई, ओमेगा स्क्वायर इक्वल एम बी बाय आई। तो ओमेगा मीन्स 2 पाई न्यू स्क्वायर एम बी बाय आई। तो पहले हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। न्यू को हम जानते हैं, न्यू इक्वल 1/t, 2 पाई बाई टी होल स्क्वायर एम बी बाई आई। तो यहाँ से हम t निकाल सकते हैं, यहाँ से हम t निकाल सकते हैं। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, t निकाल सकते हैं, t निकाल सकते हैं। इस एक्सप्रेशन से हम b निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड, t मीन्स टाइम पीरियड, b मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, दोनों हम निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड हमने निकाला, टाइम पीरियड t इक्वल 2 पाई इंटू रूट ओवर आई बाय एम बी। टाइम पीरियड मीन्स वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है। पहले इस पोजीशन में था, रोटेट करके इस पोजीशन में आया, उसके बाद फिर वही पोजीशन तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमने निकाला t इक्वल 2 पाई रूट ओवर आई बाय एम बी। मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला, मैग्नेटिक फील्ड v इक्वल 4 पाई स्क्वायर आई बाय एम टी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी um इक्वल माइनस m डॉट बी। पोटेंशियल एनर्जी हमने कैसे निकाला वो देखिए, um पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ वर्क डन क्या होगा, रोटेटिंग बॉडी के लिए वर्क डन का फॉर्मूला W इक्वल टॉर्क इनटू थीटा। तो यहाँ होगा टॉर्क इनटू डी थीटा। टॉर्क कितना था, एम बी साइन थीटा। तो हमें क्या मिलेगा, एम बी साइन थीटा को जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तब हमें मिलेगा माइनस कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। कॉस थीटा को रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा m डॉट बी। ये हो गया मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इन सब का कंप्लीट डिराइवेशन अलग वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दो कंडीशन लिखिए। केस 1, मोस्ट स्टेबल पोजीशन थीटा इक्वल 0 डिग्री। थीटा इक्वल 0 डिग्री में क्या होगा, um माइनस एम बी होगा। एम बी कॉस थीटा, थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एम बी। मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन एट थीटा इक्वल 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री होगा तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री मीन्स -1, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो हमें मिलेगा एम बी। इन दोनों पोजीशन को याद रखिए। मोस्ट स्टेबल पोजीशन क्या होते हैं, जब थीटा की वैल्यू 0 होगा
तो ये जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम होगा तो ये नीडल रोटेट नहीं करेगा, ये मैग्नेटिक नीडल रोटेट नहीं करेगा, स्टेबल होगा। इसीलिए हम कहते हैं 0T की पोजीशन मोस्ट स्टेबल पोजीशन है। लेकिन थीटा इक्वल 180 डिग्री पोजीशन जो है वो है मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन, क्योंकि इसमें एनर्जी मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी, डायपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगा, तो ये होगा मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। दोनों पोजीशन को याद रखें। नेक्स्ट, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, इट स्टेट्स दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। मैथमेटिकली समेशन बी डॉट डेल एस इक्वल्स जीरो। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ये बताता है कि थ्रू एनी क्लोज सरफेस टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होते हैं। क्यों जीरो होते हैं? क्योंकि मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं। देखिए ये क्लोज सरफेस है, इनसाइड में एक मैग्नेट है। क्लोज सरफेस की इनसाइड में एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट में दो पोल्स हो गए। जितना लाइंस बाहर आएगा उतना लाइंस एंटर भी करेगा, मतलब आउटगोइंग एंड इनकमिंग लाइंस इक्वल है। जितना बाहर जाएगा उतना अंदर भी जाएगा। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? जीरो। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि जितना लाइन बाहर गया है उतना लाइन एंटर किया है, तो इसीलिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा। तो फ्लक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लक्स फाई इक्वल बी डॉट एस। अगर यहाँ डेल हम लगा देंगे तो बी डॉट डेल एस बन जाएगा। टोटल कैसे हम लिखेंगे? टोटल डेल फाई। समेशन यूज करेंगे। टोटल हम कैसे लिखेंगे? समेशन यूज करेंगे। समेशन बी डॉट डेल एस इक्वल्स जीरो। ये हो गया गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म का मैथमेटिकल फॉर्म। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है। किसी भी एक लोकेशन पर अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करने के लिए, सही तरह से उसको जानने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत है। ये जो 3 एलिमेंट्स है इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या है एलिमेंट्स? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिप, एंड तीसरा जो है वो है हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या है? द एंगल बिटवीन द ट्रू जोग्राफिक नॉर्थ एंड द नॉर्थ शोन बाय ए कंपास नीडल इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एक एंगल है। किस किस के बीच ये एंगल बना है? ट्रू जोग्राफिक नॉर्थ एंड नॉर्थ शोन बाय ए कंपास नीडल। ये आर्ट है। सपोज मैंने कंसीडर किया इस तरफ ट्रू जोग्राफिक नॉर्थ है, ये नॉर्थ, ट्रू जोग्राफिक नॉर्थ मतलब नॉर्थ डायरेक्शन हम किस तरफ मानते हैं? इस तरफ। ये जोग्राफिकली ये नॉर्थ डायरेक्शन है। लेकिन जब हम
मैग्नेटिक नीडल को रखा तो मैग्नेटिक नीडल इस प्लेस पर इस डायरेक्शन को नॉर्थ डायरेक्शन दिखाया है। ये ट्रू है, लेकिन ये क्या है जो कॉम्पास नीडल ने दिखाया है। तो इस लोकेशन पर जो एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन है वो ये है, लेकिन कॉम्पास नीडल ने इस डायरेक्शन को नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाया है। ट्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड नॉर्थ shown by the compass needle, दोनों के बीच जो एंगल है उस एंगल को हम क्या कहेंगे? डिक्लाइनेशन। ये हो गया डिक्लाइनेशन। नेक्स्ट, इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिप। If a magnetic needle is perfectly balanced about a horizontal axis so that it can swing in a plane of the magnetic meridian, the needle would make an angle with the horizontal. This is known as angle of dip or inclination. Angle of dip or inclination ये एक एंगल ही है मैग्नेटिक नीडल की जो एक्सिस है और अर्थ की जो हॉराइजॉन्टल है, इन दोनों के बीच बनते हैं। किसी भी लोकेशन पर इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिप निकालने के लिए हमें ऐसा मैग्नेटिक नीडल चाहिए जो नीडल स्विंग कर सकते हैं, स्विंग इन ए प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब हमें ऐसा मैग्नेटिक नीडल चाहिए जो मैग्नेटिक नीडल ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे, नॉट ओनली ऐसे। इंक्लाइनेशन निकालने के लिए ऐसा मैग्नेटिक नीडल चाहिए जो ऐसे रोटेट करेगा, वर्टिकली एंड हॉराइजॉन्टली, दोनों साइड में रोटेट करना होगा। सपोज आपके पास ऐसा एक मैग्नेटिक नीडल है जो मैग्नेटिक मेरिडियन में स्विंग करता है और आपने अर्थ की इस पोजीशन पर खड़ा है, आपके पास जो मैग्नेटिक नीडल होगा इस पोजीशन में वो नीडल ऐसे रहेगा, मैग्नेटिक नीडल। और आपको क्या देखना है? हॉराइजॉन्टल कैसा है? ऐसा है। अब जिस जगह पर खड़ा है वो तो प्लेन ही होगा ना, ऐसा ही होगा ना। दोनों के बीच एंगल कितना है? ये है नीडल, मैग्नेटिक नीडल, और ये है हॉराइजॉन्टल। दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। लेकिन जब आप इस लोकेशन पर पहुंचेंगे तब मैग्नेटिक नीडल ऐसे रहेगा। अर्थ को देखिए, अर्थ हॉराइजॉन्टल कैसा है? ऐसा है, और हॉराइजॉन्टल ऐसा है। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? थीटा इक्वल 0 डिग्री। तो ये है इंक्लाइनेशन। लोकेशन जब चेंज होता है तब इंक्लाइनेशन भी चेंज होता है। हॉराइजॉन्टल एंड मैग्नेटिक नीडल दोनों के बीच जो एंगल है वही है इंक्लाइनेशन। Number 3, horizontal component. The total magnetic field at any point P on the surface of the earth can be resolved into two components, BE sin I and BE cos I. The component BE cos I is called as horizontal component. I means inclination. ये अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। इस डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा? BE cos थीटा। अगर ये एंगल I है तो हमें मिलेगा BE cos I।
और इस तरफ हमें मिलेगा बी ई साइन आई। ये है बी ई, अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ई मीन्स अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। हॉराइजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो है बी ई कॉस आई। ये है वर्टिकल कंपोनेंट बी ई साइन आई। अर्थ की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, उसकी हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में हमें जो कंपोनेंट मिलता है बी ई कॉस आई, उसको हम बोलते हैं हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट। मैग्नेटाइजेशन। द नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। मैथमेटिकली मैग्नेटाइजेशन M equal m net by v। m net means total magnetic moment, v means volume। SI unit ampere per meter और ampere meter inverse। Dimension L inverse A। मैग्नेटाइजेशन क्या है? एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, उसको मैग्नेटाइजेशन हम बोलते हैं। एनसीईआरटी में यही डेफिनेशन दिया है मैग्नेटाइजेशन का। लेकिन मैग्नेटाइजेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के ज़रिए हम एक मटेरियल को मैग्नेटिक बना सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। लेकिन क्वेश्चन में व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, तो हमें इस डेफिनेशन को ही लिखना होगा क्योंकि एनसीईआरटी में ये गिवन है। लेकिन जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो ये एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। मैग्नेटाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस जिस प्रोसेस में एक सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करते हैं। आइए समझते हैं इस डेफिनेशन को। मैटर में क्या होते हैं? मैटर में मॉलिक्यूल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स में एटम्स। मैटर में मॉलिक्यूल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स में एटम्स होते हैं। एटम्स की इनसाइड में क्या है? न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस के आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है। ड्यू टू सर्कुलेटिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम में क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट होगा, m होगा। सर्कुलेटिंग मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन करंट जनरेट करेगा। और मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालते हैं? I इंटू ए। सभी एटम कैसा है? करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जैसा है। तो हमें क्या मिलेगा? मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक डायरेक्शन होगा। अब देखिए, ये एक मैटर है। इस मैटर में तो बहुत करोड़ एटम्स होगा। ये एक एटम, एक ये एटम, एक ये एटम। मैंने 3 एटम ड्रॉ किया। सभी एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा और मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन होगा। इसके लिए भी एक डायरेक्शन होगा। इसका डायरेक्शन मैंने मान लिया इस तरफ है। मतलब ये क्या है? इस एटम के लिए मैग्नेटिक मोमेंट है, इस डायरेक्शन में है। इस एटम के लिए मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में। इस एटम के लिए मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे मैंने मान लिया। अब डेफिनेशन क्या कह रहा है? टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना है पर यूनिट वॉल्यूम में। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइजेशन। डेफिनेशन में क्या कहा है? पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट है। एक यूनिट वॉल्यूम में
कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, वो है मैग्नेटाइजेशन। द नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर कैसे हुआ वो देखिए। मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला एम नेट बाय वी। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब। और मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, करंट के लिए एम्पियर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो क्या रहेगा, एम्पियर पर मीटर। यहाँ 2 m है, यहाँ 3 m है, तो नीचे 1 m रह जाएगा, एम्पियर पर मीटर। ये है मैग्नेटाइजेशन का ऐसा यूनिट। मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। The ability of magnetic field to magnetize a material is called magnetic field intensity. It is the ratio of magnetic induction or magnetic field in vacuum to the absolute magnetic permeability of free space. Mathematically, H equal B naught by mu naught. ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर, डायमेंशन L इनवर्स A। मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसी भी एक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की जो एबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, उसको इंडिकेट करता है। किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैथमेटिकली magnetic intensity H equal B naught. B naught means magnetic field in vacuum by mu naught. Mu naught means magnetic permeability of free space. ये एक वायर है, इस वायर के थ्रू आई करंट फ्लो हुआ है। वायर की इनसाइड में जो फील्ड है वो है H। करंट फ्लो होने के वजह से ये जो वायर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन किया है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करने का जो कॉज है वो है H, क्योंकि यहाँ H आ गया है। और बाहर जो फील्ड हमें मिलेगा वो होगा B। बाहर जो फील्ड हमें मिलेगा उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, और इनसाइड में जो फील्ड है उसको H, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मतलब ये जो फील्ड है ओरिजिनल फील्ड है, एक्चुअल फील्ड है, और बाहर जो हमें मिला है उसका स्ट्रेंथ कम होगा, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। लेकिन ये मैग्नेटाइजेशन फील्ड हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये वायर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन किया है, मैग्नेटाइज हुआ है। तो इनसाइड में जो फील्ड होगा वो है H, आउटसाइड में B, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन ए सब्सटेंस to the magnetic intensity applied to the substance. Mathematically, susceptibility chi equal m by h. M means magnetization, h means magnetic intensity. Susceptibility का कोई ऐसा यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? जब कोई मटेरियल पर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, उसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज होने से मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन को इंडिकेट करता है। ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू है, वैल्यू से हमें ये पता चलता है मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। ससेप्टिबिलिटी अगर पॉजिटिव है तो मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। ससेप्टिबिलिटी अगर निगेटिव है तो वो मटेरियल
मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होगा। इसके ज़रिए मटेरियल की बिहेवियर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होगा वो हम जान सकते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू। इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैथमेटिकली म्यू इक्वल B/H। SI यूनिट टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। डायमेंशन M/L T इनवर्स 2 E इनवर्स 2। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन दोनों का रेशियो है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के जरिए कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा या नहीं वो बात हम जान सकते हैं। मटेरियल का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जितना ज़्यादा होगा इजीली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मटेरियल के थ्रू पास होगा। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी μR। द रेशियो ऑफ द परमिएबिलिटी of the substance to the permeability of free space is called relative permeability. Mathematically, μR equal mu by mu naught. Mu means permeability of the substance, mu naught permeability of free space. Relative magnetic permeability का कोई SI यूनिट डायमेंशन नहीं है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके सब्सटेंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। उस सब्सटेंस को हम डायमैग्नेटिक कहेंगे जो सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। मैग्नेट से जो सब्सटेंस रिपेल होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उसको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल्स बिस्मथ, कॉपर, लीड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, H2O एंड NaCl सोडियम क्लोराइड। सुपरकंडक्टर एंड मेसनर इफेक्ट। A superconductor exhibits perfect diamagnetism because when it is cooled below its critical temperature, it expels all magnetic flux from its interior. This expulsion of magnetic flux is known as the Meissner effect. सुपरकंडक्टर हम किसे कहते हैं? जिस मटेरियल का रेसिस्टेंस 0 है उसको हम सुपरकंडक्टर कहते हैं, लेकिन ये एक आइडियल केस है। सुपरकंडक्टर परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। कैसे? ये एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। ये एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। इस मटेरियल को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर रखेंगे तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होगा। एक डायमैग्नेटिक मटेरियल, इसको हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हुआ है। अब हम क्या करेंगे? इस डायमैग्नेटिक मटेरियल को कूल करेंगे बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। अब फिर से इस डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर रखेंगे, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? इस मटेरियल की इनसाइड से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुआ है, लेकिन इस मटेरियल सेम मटेरियल ही है, लेकिन इसको हमने कूलिंग किया बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। तब हमने देखा कि कोई भी फील्ड लाइंस, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मटेरियल की इनसाइड से पास नहीं हुआ है। इसको हम कहेंगे परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल।
ये परफेक्ट नहीं है। ये जो मटेरियल है डायमैग्नेटिक मटेरियल है लेकिन परफेक्ट नहीं है। ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल बना जब हम मटेरियल को कूलिंग करेंगे बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, तब ये बन जाएगा सुपर कंडक्टर। इसीलिए हम कह सकते हैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एग्जिबिट्स परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स को एक्सपेल किया है। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एक्सपाल्सन है उसको हम कहेंगे मेसनर इफेक्ट। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर रखेंगे तब मटेरियल की थ्रू कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं होगा। उस इफेक्ट को, उस फेनोमेना को हम क्या कहेंगे? मेसनर इफेक्ट। ये फेनोमेना मेसनर ने ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इसको कहेंगे मेसनर इफेक्ट। डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टेबिलिटी काई इज नेगेटिव, दैट इज काई इक्वल -1। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, रिपेल होते हैं, इसीलिए ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव। पैरामैग्नेटिक substances which are weakly or slightly attracted by a magnet are called paramagnetic substance। जो सब्सटेंस मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, स्लाइटली मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, उसको हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल्स एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कॉपर क्लोराइड। Chi is positive, that is chi is 1। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है, इसीलिए chi ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव। Curie's law, the magnetization of a paramagnetic material is inversely proportional to the absolute temperature। Mathematically, magnetization is proportional to 1/T। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन घट जाएगा, उसको हम कुरी लॉ कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस which are strongly attracted by a magnet are called ferromagnetic substance। वो सब्सटेंस है जो सब्सटेंस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, उसको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स Fe, आयरन, निकेल, कोबाल्ट etc। Ferromagnetic substances are divided into two types। One, hard ferromagnetic materials। Materials which are difficult to magnetize and demagnetize are called hard ferromagnetic materials। Examples एल्निको, लूडस्टोन। एल्निको एक एलॉय है, लूडस्टोन जो मैग्नेट नेचुरली हमें मिला था। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उसको कहेंगे जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी है मटेरियल को अट्रैक्ट करना, उस प्रॉपर्टी परमानेंट होते हैं। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो अट्रैक्ट करते हैं दूसरा मटेरियल को, वो प्रॉपर्टी परमानेंट होते हैं, इसीलिए इसको मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज ये सब करना डिफिकल्ट है। सेकेंड, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स which are easy to magnetize and demagnetize are called soft ferromagnetic materials। Examples आयरन, निकेल, कोबाल्ट etc। जिस मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी परमानेंट नहीं है उसको हम सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। सपोज आयरन के थ्रू हमने करंट पास किया तो आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा, लेकिन जब हम करंट को ऑफ करेंगे, बंद करेंगे, तब आयरन
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा। इसीलिए डेफिनेशन में कहा है इसको इजीली हम मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। कुरी टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट व्हिच ए फेरोमैग्नेटिक बिकम्स ए पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड कुरी टेम्परेचर। कुरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है, उसको उस टेम्परेचर को हम कहते हैं कुरी टेम्परेचर।